हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है बच्चों आप सभी का डॉक्टर पर। बात कर रहे हैं जीव जगत का वर्गीकरण, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं किसकी, कौन से जगत की बेटा? मोनेरा जगत। वैसे तो कोशिका वाले अध्याय में मैंने ऑलमोस्ट आपको सब कुछ बता दिया था। जब हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका पढ़ी थी तो सब कुछ बता दिया था, बस उसी चीज को रिवाइज करना है हमें, है ना? तो बेटा जी मोनेरा जगत पढ़ेंगे और उससे संबंधित आएगा क्या आपका क्विज। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। किसकी बात करना बेटा? मोनेरा जगत। मोनेरा जगत के अंतर्गत किसको रखा जाता है ये आप अच्छे तरीके से जानते हो और कई बार मैं दोहरा चुका हूं, कई बार रिपीट कर चुका हूं। मोनेरा जगत में आपके बैक्टीरिया आते हैं, यानी जीवाणु आते हैं, जो दो प्रकार के होते हैं, एक आध्य बैक्टीरिया और एक यू बैक्टीरिया। आधे बैक्टीरिया क्या होते हैं वो आज हम पढ़ेंगे, और यू बैक्टीरिया क्या होते हैं वो आप वैसे जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा। ठीक है, बाकी यू बैक्टीरिया के अंतर्गत कौन आते हैं? आपका नील हरित शैवाल, जिसको हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा ये, और सिंपल बैक्टीरिया ये किसके अंदर आते हैं? यू बैक्टीरिया श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आइए बेटा जी हम बात करते हैं किसकी? मोनेरा जगत की। ये मैंने आपको बताया तीन प्रकार के जीव हैं, एक है बैक्टीरिया, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, नील हरित शैवाल यानी साइनोबैक्टीरिया, और माइकोप्लाज्मा। अब एक और होते हैं आधे बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया के ही प्रकार होते हैं, मतलब एक तरीके से हम बोलेंगे प्राचीन प्रकार के बैक्टीरिया कौन है? आधे बैक्टीरिया। सिंपल। चलें आगे, आइए बेटा जी, तो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैंने आपको मोनेरा जगत के पिछले लेक्चर में कुछ सामान्य लक्षण बताए थे, अगर आपको याद आ रहा हो। ये सर्वव्यापी होते हैं। क्या होते हैं? सर्वव्यापी होते हैं, यानी हर जगह मिलते हैं, जल में, स्थल में और वायु में। ऐसे जीव जो हर जगह मिलते हैं, जिनको अंग्रेजी में बोला जाता है कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन, याद रखिएगा, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? कॉस्मोपॉलिटन बोला जाता है। अंग्रेजी में बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन, हिंदी में बोलते हैं सर्वभौमिक या सर्वव्यापी। सर्वभौमिक बोल दीजिए या सर्वव्यापी बोल दीजिए, मीनिंग एक ही है, जो हर जगह मिलेगा। और हर जगह भी कहां पर? मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं, जैसे हम मनुष्य की बात करें, हम हवा में मिलते हैं, मिलते तो नहीं लेकिन जा तो सकते हैं, जमीन के नीचे जा सकते हैं। ठीक है, मिलते नहीं है, ऐसा नहीं है जमीन के नीचे मनुष्य मिल रहे हैं, ऐसा नहीं हवा में मनुष्य मिल रहे हैं, जा सकते हैं, ये मिलते हैं। ये हवा में भी होते हैं, पानी के अंदर भी होते हैं, स्थल में भी होते हैं, हर जगह होते हैं। ठीक है, मतलब आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि कैसी-कैसी जगह पर होते हैं। ये गर्म पानी के झरनों में होते हैं, ये अम्लीय वातावरण में हो सकते हैं, ये गीजर, गीजर देखो, गीजर जिसमें पानी गर्म होता है, वहां पर मिल सकते हैं। ये मतलब आप सोच भी नहीं सकते ये कहां पर आपकी आइसक्रीम बोल रहा हूं, आइस के अंदर, आइसबर्ग्स के अंदर, जिसको हम बोलते हैं क्या बेटा जी? आपकी ग्लेशियर्स बोलते हैं ना, बर्फ की चट्टानें, बर्फ के पहाड़, उनके अंदर अंदर तक मिलते हैं। कौन? आपके जीवाणु। हम रह सकते हैं? नहीं रहे, बिल्कुल नहीं रह सकते। तो कहने वाली बात जो थी, समझने वाली बात जो थी, ये सर्वभौमिक होते हैं, सर्वव्यापी होते हैं। ये ऐसी-ऐसी परिस्थितियों में मिल सकते हैं, ऐसी-ऐसी जिसमें हम, ऐसी-वैसी परिस्थितियों में हम तो कतई नहीं रह सकते हैं। ठीक है, चलिए आपको एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं। जैसे एक चम्मच मैंने लिया और उस चम्मच को मैंने जमीन में डाला और मिट्टी उठाई। अब उस मिट्टी में कितने मिलेंगे आपको पता है? कितने जीवाणु, कितने बैक्टीरिया मिलेंगे? ये मैं पहले भी बता चुका हूं। कितने मिलेंगे? जितनी मनुष्य की जनसंख्या है ना, कितने बैक्टीरिया उस चम्मच भर मिट्टी में होंगे? कितने बैक्टीरिया सोचिए। तो कितने सारे बैक्टीरिया इस पृथ्वी पर होंगे? सोच सकते हैं, अनगिनत, नंबर ही नहीं है, है ना? तो कहने का बात ये है, समझने वाली बात ये है मेरे भाई, ये सर्वव्यापी होते हैं, हर जगह मिलते हैं। ठीक है, ये प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मिलते हैं और अनुकूल में भी मिलते हैं। ये प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मिलते हैं, प्रतिकूल और अनुकूल परिस्थिति में मिलते हैं। ठीक है, याद रखना, प्रतिकूल और अनुकूल परिस्थिति में ये मिलते हैं, याद रखिएगा, भूलना मत इस चीज को, कतई मत भूल जाएगा, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, चलें आगे। चलिए सर, और भी कोई लक्षण है? अरे भैया बहुत सारे लक्षण हैं मोनेरा जगत की। अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे लक्षण हैं। हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी कि भैया इनमें पोषण में बहुत ज्यादा विविधता होती है, बताया था मैंने आपको। उष्णता के आधार पर अत्यधिक विविधता मिलती है। भूल मत जाइएगा, सबसे ज्यादा विविधता जो है, सबसे ज्यादा विविधता पोषण के आधार पर किसमें होती है? मोनेरा जगत में। ये स्वयपोषी भी होते हैं। स्वयपोषी भी कौन से? प्रकाश संश्लेषी, रसायन पोषी, है ना? और ये कैसे होते हैं? परपोषी भी होते हैं। परपोषी परजीवी भी होते हैं, परभक्षी भी हो सकते हैं और मृतोपजीवी भी हो सकते हैं, यानी सब कुछ, सारे पोषण इनमें मिलते हैं। किसमें? मोनेरा जगत में, जो जीवाणु मिल रहे हैं उनमें मिलते हैं। ठीक है, हाँ जी। और बेटा जी मोनेरा जगत के अंतर्गत और भी कई सारे, ढेर सारे लक्षण हैं। देखिए सिंपल सी बात है, बहुत सारे लक्षण। अभी के लिए सिर्फ इतना सा, ये सार्वभौमिक है, प्रतिकूल और अनुकूल दोनों परिस्थितियों में मिल सकते हैं। इनमें पोषण के आधार पर बहुत सारी क्या मिलती है? विविधता मिलती है। अब इसमें किस जीव को रखा जाता है ये आप जानते हैं। इनमें बैक्टीरिया आते हैं, जीवाणु आते हैं, नील हरित शैवाल आते हैं, साइनोबैक्टीरिया आते हैं, इनके अंदर आपके माइकोप्लाज्मा आते हैं। अब ये लिखूं, इतना तो समझ में आता है ना, लिख दूं? चलो भाई ये भी लिख देता हूं। इनमें जीवाणु यानी बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, चलिए इसको मैं यू बैक्टीरिया बोलता हूं। यू बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल आपका, जिसको हम साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, और साथ साथ आधे बैक्टीरिया, आधे बैक्टीरिया। ठीक है, तो किन में? इनमें, यानी मोनेरा जगत के अंतर्गत ये जीवों को रखा जाता है। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखिए मेन बिंदु पर आते हैं। बाकी आप जानते हैं, देखिए मैंने सेल चैप्टर जब आपको पढ़ाया था, कोशिका चैप्टर जब पढ़ाया था, तो मैंने प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी मोनेरा जगत के अंतर्गत जो प्रोकैरियोटिक कोशिका, उन सबकी खासियत आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो वो बार-बार चीज दोहराने से टाइम वेस्ट होएगा। सीधा बिंदु पर आते हैं। हम जानते हैं कि ये जो मोनेरा जगत के अंदर जो बैक्टीरिया है, जो मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं। एक आप जानते हैं कौन सा? आधे बैक्टीरिया, यानी कौन सा? आधे बैक्टीरिया, यानी कौन सा? आपका आर्की बैक्टीरिया, और एक है यू बैक्टीरिया। ठीक है, एक है आर्की बैक्टीरिया और एक है यू बैक्टीरिया। आइए सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या? आर्की बैक्टीरिया या आधे जीवाणु। इसकी बात करेंगे बेटा, आर्की बैक्टीरिया या आधे जीवाणु की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, आइए समझते हैं इसको, क्या है ये आर्की बैक्टीरिया या क्या है ये आधे जीवाणु, इसकी बात हम करते हैं। ध्यान से सुनिएगा बेटा। देखिए ये आर्की बैक्टीरिया या आधे जीवाणु जो है, इसके बारे में मैं आपको पहले भी बताया, अगर आपको याद आ रहा हो। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया, पहले भी आपको ये चीज बताई है। अगर आपको याद आ रहा हो, 6 जगत प्रणाली, भूले तो नहीं? 6 जगत प्रणाली किसने दी थी? आप बोलेंगे सर कार्ल वुज ने। किससे दिक्कत क्यों? मोनेरा जगत में किससे? बैक्टीरिया से। उन्होंने बोला भैया बैक्टीरिया कितने प्रकार के? सर 2 प्रकार के। कौन-कौन सा? आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। दोनों में अंतर क्या था? याद करिए फटाफट, जल्दी से सोचिए। आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में अंतर क्या था? याद करिए फटाफट फटाफट फटाफट। सबसे पहला अंतर, आर्की बैक्टीरिया कैसे होते हैं? प्राचीन प्रकार के होते हैं। कैसे प्रकार के होते हैं? प्राचीन प्रकार के होते हैं। कौन? आर्की बैक्टीरिया, यानी अर्लीस्ट, यानी सबसे प्राचीन है, सबसे पुराने बैक्टीरिया है। यानी मैं बोलूंगा इस पृथ्वी पर जब बैक्टीरिया आए थे तो सबसे पहले कौन से आए थे? आर्की, फिर उसके बाद यू आए, ऐसे बोल सकते हैं। अब साहब ये प्राचीन है तो ये चरम प्रतिकूल
परिस्थितियों को झेल सकते हैं, चरम प्रतिकूल परिस्थिति को झेल लेते हैं। इसको झेल लेते हैं, चरम चरम प्रतिकूल परिस्थिति को झेल लेते हैं। चरम प्रतिकूल परिस्थिति का मतलब अभी मैं कुछ उदाहरण से बताऊंगा, इनके प्रकार बताऊंगा तो आपको फील हो जाएगा कि चरम प्रतिकूल परिस्थितियां कौन सी होती है। जैसे आपसे बोला जाए आपके घर में अम्ल रख दिया जाए, आप अम्ल में रह सकते हैं। गर्म पानी का झरना आ रहा है, 100 डिग्री तापमान है, उसमें आप रह सकते हैं? नहीं रहे, जल जाएंगे, भुन जाएंगे, है ना, लेकिन ये रह सकते हैं। तो जरा सोचिए, ऐसी परिस्थिति बिल्कुल अपनी चरम सीमा पर है या नहीं है? तो ऐसी चरम सीमा पर मिलने वाली प्रतिकूल परिस्थितियों में ये मिलते हैं। ठीक है सर, समझ में आ गया। और सर बस रिवाइज करा रहा हूं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इनकी कोशिका भित्ति की अगर मैं बात करूं, बेटा, तो जरा जल्दी से मुझे बताएं, इनकी कोशिका भित्ति जो होती है, सोचिए इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, दिमाग लगाओ, याद है, मैं जानता हूं अच्छे तरीके से। इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, इनकी आर्की बैक्टीरिया, क्या उनमें पेप्टिडो, अच्छा वैसे यू बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में क्या था, याद करो। देखो रिवाइज करना और कुछ नहीं करना मेरे भाई, और कुछ नहीं। यू बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में क्या था? आप बोलेंगे सर दो चीजें मिल रही थी, मैंने कहा क्या? आप बोलेंगे सर एक मिल रहा था पेप्टिडो ग्लाइकेन, मैंने कहा वेल डन, पेप्टिडो ग्लाइकेन। और एक मिल रहा था सर लिपोपॉलीसेकेराइड। अब जबरदस्त सर, एक मिल रहा है, मतलब लिपोपॉलीसेकेराइड मिल रहा है और पेप्टिडोग्लाइकेन मिल रहा है। मैंने कहा वेल डन, क्या बात है, बहुत अच्छे। इनका मीनिंग मैंने आपको बताया था, याद आ रहा है? क्या होता है लिपोपॉलीसेकेराइड? लिपो का मतलब क्या था? लिपिड, पॉलीसेकेराइड का मतलब कार्बोहाइड्रेट। नहीं बताया? याद करिए, कोशिका चैप्टर में पढ़ाया है, सब पढ़ाया है, बस याद करना है, रिवाइज करना है। लिपो मतलब लिपिड, जैसे वसा होती है ना, पेट में होती है, गालों पे होती है, क्या होती है? फैट होती है, वो क्या है? लिपिड। तेल होता है, सिर पर चमकी करते हैं, बाल पे तेल लगाते हैं, क्या होता है? तेल, एक प्रकार का लिपिड है। तो वसा और तेल जो है वो क्या है मेरे भाई? लिपिड है। तो ऐसे ही लिपिड और पॉलीसेकेराइड यानी कार्बोहाइड्रेट, यानी लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट मिल रहे हैं किसमें? कोशिका भित्ति में। पेप्टिडोग्लाइकेन में वर्ड आ रहा है पेप्टिडो, पेप्टिडो वर्ड किस चीज को बताता है? प्रोटीन को, क्योंकि प्रोटीन में पेप्टाइड बंद होते हैं, तो प्रोटीन होगा। और ग्लाइकेन किसको बताता है? याद रखना, ये भी कार्बोहाइड्रेट को बताता है। ग्लाइकेन शब्द जो है ग्लाइकोजन से आया है, ग्लाइकेन। अब जरा सोचिए, ग्लाइकोजन क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, तीन तो चीजें मिल रही है। कार्बोहाइड्रेट भी मिल रहा है, प्रोटीन भी मिल रहा है, लिपिड भी मिल रहा है, और तीन तो भोजनीय पदार्थ होते हैं, याद रखना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड। अगर मैं आलू खा रहा हूं तो मुझे कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, मैं पालक खा रहा हूं तो मुझे प्रोटीन मिलेगा, मैं कटहल खा रहा हूं, कटहल, मुझे लिपिड मिलता है। तीन प्रकार के भोजनीय पदार्थ होते हैं, है ना। जैव अणु हमारे शरीर में क्या होते हैं? तीन ही तो मेन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स। तो बेटा जी यहाँ पर कोशिका भित्ति में कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन्स मिलते हैं। किसमें लेकिन? अरे बाबू किसमें? सर आपने तो यू बैक्टीरिया का बताया। मैंने कहा हाँ यू बैक्टीरिया में। आप तो सर यहाँ तो किसकी बात कर रहे हैं? आर के बैक्टीरिया का। अंतर क्या था? याद करिए, मैंने आपको बताया था। रे याद करो बांगड़ू, याद करो, सुनो, सोचो। ये पेप्टिडोग्लाइकेन जो था, जिसका दूसरा नाम था म्यूरिन, म्यूरिन बोलते हैं इसको, ये म्यूरिन यहां पर नहीं है। कोशिका भित्ति में म्यूरिन या पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं मिलता, भूल मत जाइएगा, नहीं मिलता। किसमें? आर्की बैक्टीरिया में। या आधे जीवाणुओं में क्या नहीं मिलता? याद रखना, क्या नहीं मिलता, जरूर याद रखना, क्या? म्यूरिन। क्या? म्यूरिन नहीं मिलता। और नहीं मिलता म्यूरिन या पेप्टिडोग्लाइकेन, जो यू बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में मिलता है, लेकिन आर्की बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में ये नहीं मिलता। ये अंतर याद रखना, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। पहले देखिए, मैं बार-बार बोलूंगा, ये पहले बता चुका हूं। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि वास्तव में पहले बता चुका हूं। हां, अब बता चुका हूं तो आपको याद होना चाहिए। आपको याद है तो वेल डन, नहीं याद है तो रिवाइज करो मेरे भाई। तीन बिंदु सिंपल से चलें आगे। एक और बिंदु था, ये चौथा बिंदु था जो अंतर पैदा कर रहा था, आर्की बैक्टीरिया को यू बैक्टीरिया से अलग कर रहा था। अगर आपको याद आ रहा हो, चौथा बिंदु जो आर्की बैक्टीरिया को यू बैक्टीरिया से अलग कर रहा था, और वो चौथा बिंदु था क्या? प्लाज्मा झिल्ली। या तो प्लाज्मा झिल्ली बोल दीजिए या कोशिका झिल्ली बोल दीजिए। कोशिका झिल्ली बोल दीजिए या प्लाज्मा झिल्ली बोल दीजिए या जीव द्रव्य झिल्ली बोल दीजिए, एक ही बात। ठीक है, ये देखिए मैं फटाफट आपको रिवाइज कराता हूं। ये क्या याद, आपको क्या याद आ रहा है कि प्लाज्मा झिल्ली कोशिका झिल्ली किससे बनी होती थी? सर लिपिड की। फटाफट सोचिए, लिपिड की दो स्तर होती थी। मैंने कहा वेल डन, बहुत अच्छे। और प्रोटीन उसमें धसे होते थे, प्रोटीन उसमें धसे हुए हैं, मूव कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। प्रोटीन क्या कर रहे हैं सर? गति कर रहे हैं। इसके अंदर लिपिड की जो दो स्तरें हैं उसमें ऐसा होता था कोशिका झिल्ली में। लेकिन आर्की बैक्टीरिया में आपने याद रखना, और ये लिपिड की दो स्तरें कैसी होती थी? समांतर होती थी। कैसी होती हैं? समांतर होती हैं। अब आपने याद रखना है कि पर्टिकुलरली आर्की बैक्टीरिया में लिपिड की दो स्तर नहीं होती हैं, याद रखना। आर्की बैक्टीरिया में लिपिड की एक स्तर मिलती है, भूल मत जाना। क्या? लिपिड की। बेटा जी आर्की बैक्टीरिया में जो कोशिका झिल्ली होगी या प्लाज्मा झिल्ली होगी, उसमें लिपिड की, वैसे सामान्य रूप से देखें तो मेरी कोशिकाओं में भी लिपिड की कितनी स्तर होती है? दो। किसमें? प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली में। एक पादप के अंदर भी वही होती है, कवक के अंदर भी, यानी यूकैरियोट्स में अगर हम बात करें तो प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली में लिपिड की दो स्तरें होती हैं, यूकैरियोट्स। और सर प्रोकैरियोट्स में भी दो होती हैं, लेकिन पर्टिकुलरली आर्की बैक्टीरिया में एक स्तर होती है, याद रखना, भूल मत जाना, इस चीज को याद रखना। अब मैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं ले जाना चाहूंगा, नहीं तो हम वैसे अगर डिटेल में पढ़ते हैं ना, तो आप सभी ने माइकोप्लाज्मा नाम सुना है ना बेटा जी? माइकोप्लाज्मा में, और चलिए सॉरी साइनोबैक्टीरिया में, माइकोप्लाज्मा नहीं साइनोबैक्टीरिया। डिटेल में नहीं ले जाना चाहूंगा क्योंकि इतना डिटेल में कोई नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी अगर याद रख सकते हैं, साइनोबैक्टीरिया यानी नील हरे शैवाल जो होती है ना, उसके अंदर ध्यान से सुनना, उसकी जो प्लाज्मा झिल्ली, उसकी जो कोशिका झिल्ली होती है, उसमें 4 स्तरें होती हैं लिपिड की, 4। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है। मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, हम या आज से करीबन 4 से 5 साल पहले जो बच्चे पढ़ा करते थे हमारे टाइम पर भी, और आज से 4 से 5 साल पहले जो बच्चे पढ़ा करते थे, नीट की प्रिपरेशन करते थे, तो हम भी उनको बहुत सारी चीजें पढ़ाते थे और हमारे टीचर्स भी हमें बहुत सारी चीजें पढ़ाते थे। आउट ऑफ एनसीईआरटी बहुत कुछ पढ़ने को, सीखने को मिलता था, बहुत कुछ। अब जरा सोचिए उस समय और आज से 4-5 साल पहले की अगर मैं बात करूं, 4-5 साल, हाँ लगभग 2016, 17, 18 इससे पहले, बहुत कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाया जाता था अदर देन एनसीईआरटी। जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना, उसके अलावा ढेर सारी चीजें, ढेर सारी नॉलेज दिया करते थे टीचर्स, बहुत कुछ बताते थे। मतलब अभी जो मैं बता रहा हूं ये तो चुल्लू भर भी चीज नहीं है, बहुत डिटेल में पढ़ाते थे, बहुत कुछ होता था। तो मतलब कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाते थे, एकदम झट से फट से समझ में आ जाते थे। टाइम लगता था उसको समझने में क्योंकि बहुत सारी ढेर सारी चीजें होती थी। अब थोड़ा सा समय बदला, थोड़ा सा हमारी शिक्षा प्रणाली में भी बदलाव हुआ कुछ 3-4 सालों में। क्या बदलाव हुआ या आप अच्छे तरीके से जानते हैं क्या? कि जो नीट का जो पेपर जो आता है वो प्योरली, बायो का कह रहा हूं मैं, बायो का, फिजिक्स केमिस्ट्री का नहीं, बायो का, वो प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड है। यानी अगर आपके 90 प्रश्न आ रहे हैं, 90 आ रहे हैं, तो 90 में से 88 से 89 प्रश्न ऐसे हैं जो टोटली
एनसीईआरटी बेस्ड है। एक प्रश्न मैं मान के चल लेता हूं अपनी तरफ से, मान लेते हैं आउट ऑफ एनसीईआरटी आ गया, लेकिन जैसे हम 2020 के पेपर की बात करें उसमें एक भी प्रश्न नहीं था जो आउट ऑफ एनसीईआरटी था। 2019 में एक प्रश्न, एक से दो प्रश्न ऐसे थे जो आउट ऑफ एनसीईआरटी। अब जरा सोचिए 2019 से 2020 में आउट ऑफ एनसीईआरटी जो क्वेश्चन थे वो कम हो गए। अब आगे आने वाले सालों में ट्विंस नहीं आएंगे आउट ऑफ एनसीईआरटी, लेकिन हमारे जमाने में और अभी 2017-18 से पहले जो पेपर आते थे उसमें आउट ऑफ एनसीईआरटी पेपर आता था। आते थे प्रश्न, बिल्कुल आते थे, ढेर सारे आते थे, बहुत कुछ आता था। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए देखिए अब दो प्रकार के बच्चे होंगे। एक ऐसे बच्चे जो बोलेंगे सर एक्स्ट्रा पढ़ा दो, नॉलेज बढ़ेगी, मैं बोलूंगा ठीक है। एक ऐसे होंगे सर एक्स्ट्रा मत पढ़ाओ, जो आएगा ही नहीं उसको पढ़ने से क्या फायदा, ये बात भी सीखे। तो अब मैं ना इन दोनों के बीच में झूलूंगा। कैसे? अब मैं देखो ध्यान से सुनिए, मैं आपको पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी बेस्ड बिल्कुल, लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी बतानी पड़ेंगी, समझानी पड़ेंगी, जिससे आपके दिमाग के चक्षु खुलेंगे, तो वो जो एनसीईआरटी बेस्ड जो चीजें वो आपको आराम से समझ में आएंगी। तो ये है तकनीक आपको पढ़ाने की। आई होप आप में से कई बच्चे समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। क्या पढ़ेंगे हम एनसीईआरटी, पढ़ेंगे हम एनसीईआरटी, लेकिन एक्जैक्टली एनसीईआरटी लाइन टू लाइन नहीं पढ़ेंगे। हम अपने पहले अपने कांसेप्ट स्ट्रांग करेंगे, फिर हम क्या आप एनसीईआरटी उठाकर देखेंगे, पढ़ेंगे, आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। बच्चे बोलते हैं सर एनसीईआरटी पढ़ी, मौज आ गई, समझ में आ गई, ए टू जेड चीज समझ में आ गई, बस इतनी सी बात, इतना ही करना है। हम पढ़ाएंगे, आप पढ़ेंगे, आप सुनेंगे, आप प्रश्न हल करेंगे, करने के बाद आप जब एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, अगर आपको समझ में आ गई इट मींस चीज को ध्यान से सुना है जो मैंने बताया। अगर आपको एनसीईआरटी समझ में नहीं आ रही है ना, कहीं या तो आप में कमी है, मेरे में कमी है। कोशिश मैं अपनी तरफ से पूरी करूंगा कि आपको एक एक चीज समझ में आए, धीरे धीरे पढ़ा है ना, बशर्ते आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, आइए ध्यान से सुनिएगा। तो बेटा जी लिपिड की यहां पर याद रखना कितनी स्तर होती है आपकी बैक्टीरिया में, बच्चों भूल मत जाइएगा। लिपिड की एक स्तर होती है किसमें, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली में। जबकि अगर मैं बात करूं इस पृथ्वी पर मैक्सिमम समस्त प्राणी या समस्त पादप या समस्त जीवों में जो कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका आवरण होता है, जीव द्रव्य झिल्ली होती है, प्लाज्मा झिल्ली होती है, एक ही चीज है ये। इनमें लिपिड की दो स्तरें होती हैं। तो ये अंतर था एक आर्की बैक्टीरिया का यू बैक्टीरिया से, याद रखना, जो मैं आपको ऑलरेडी जगत प्रणाली में बता चुका हूं। तो वो बच्चे जिनको नहीं समझ में आया था अब तो प्रभु आ गया होगा, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में अंतर। अब हम बात करते हैं बेटा जी, ये जो आर्की बैक्टीरिया है इसके प्रकार, पांचवा बिंदु प्रकार। क्या देखने वाले बेटा जी, प्रकार देखने वाले हैं। किसके प्रकार देखने वाले बच्चे, हम यहां पर प्रकार देखने वाले हैं। अब यहां पर देखने वाले हैं प्रकार, टाइप्स किसके, आर्की बैक्टीरिया के। ठीक है, आइए गौर से सुनिएगा। सबसे पहला जो प्रकार जो है आर्की बैक्टीरिया का, सबसे पहला प्रकार है उसका नाम है मिथेनोजन। याद रखना, सबसे पहला प्रकार कौन, मिथेनोजन। सर अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बालक, अंग्रेजी में भी मिथेनोजन ही बोलते हैं, अंग्रेजी में भी क्या बोलते हैं, मिथेनोजन ही बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए मिथेनोजन क्या है, अब इसको समझ ध्यान से सुनिएगा। क्या करते हैं मिथेनोजन, कहां पर इनका उपयोग हम लेते हैं, इनका उपयोग क्या होता है, ये करते हैं। सबसे पहला बिंदु बेटा, ये अवायवीय वातावरण में मिलते हैं। सबसे पहला बिंदु अवायवीय वातावरण में मिलते हैं, बहुत सिंपल सी। अवायवीय समझ में आता है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगी, वहां पर मिल रहे हैं। जरा सोचिए आप रह सकते हो क्या, नहीं ना, तो ये प्रतिकूल परिस्थितियों में रह रहे हैं। इनके लिए ये अनुकूल होगी, इनके लिए चलता है बाबू, चलता है। हमारे लिए नहीं चलेगा ना, हम नहीं रह सकते किसमें, अवायवीय कंडीशंस। हमारे लिए प्रतिकूल है, इसमें रह रहे हैं, इनकी तो मौज है, दिए गए नहीं ऑक्सीजन, काम चलता है, बन रहा है अपना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कहां पर मिलते हैं, ये अवायवीय वातावरण में मिलते हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं होगी, यहां पर चल रहा है इनका काम। ठीक है सर, दूसरा बिंदु, ये करते क्या है, ये करते क्या, अब इसको समझने के लिए ना कृपया करके मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। देखिए पाचन शब्द आपको पता होगा, पाचन। आप मुझे बताया क्या हम घास फूस खाते हैं, घास फूस, बोलेंगे नहीं सर। मैं पूछूंगा क्यों सर, भैंस खाती है, मैंने आपसे पूछा भैंस खाती है, बोलेंगे ये सर खाती है। गाय खाती है, हाँ खाती है। बकरी खाती है, हाँ खाती है। खरगोश खाता है, बिल्कुल खा लेते हैं। ये खा लेते हैं, हम नहीं खाते, क्यों, क्यों, उनको वहां से भोजन मिल रहा है, हाँ उनको भोजन मिल रहा है, तो हमें उसमें से भोजन क्यों मिल रहा है, क्या दिक्कत। तो उसमें क्या होता है, सेल्यूलोज होता है। क्या होता है, सेल्यूलोज। ठीक है, तो घास फूस जो खा रहे हैं उसमें क्या है बेटा जी, सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज का पाचन हमारे अंदर तो नहीं होता, इसका पाचन नहीं होता सेल्यूलोज का, क्योंकि हमारे अंदर वो एंजाइम नहीं निकलते हैं जो पाचन करते हैं सेल्यूलोज का, है ना। तो आपके ऐसे जीव जिनको हम बोलते हैं रूमिनेंट, चरगाही जंतु जो बोलते हैं, चरगाही प्राणी या चरगाही जंतु, इनको हम रूमिनेंट्स बोलते हैं। ध्यान से सुनना, जो चारा खाते हैं ना, तो इनमें सेल्यूलोज का पाचन होता है। इतनी तो बच्चों वाली चीज समझ में आती है, तो 9वीं 10वीं कक्षा में आपको पढ़ा दी जाती है, ये तो चीज समझ में आती है। इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आपको पता होगा, जो चारा खाते हैं उनमें सेल्यूलोज का पाचन होता है। हम चारा नहीं खाते क्योंकि हमारे अंदर सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता। ठीक है, अब आप में से कई ऐसे भी होंगे जो पूछेंगे सर ये सेल्यूलोज का है। बेटा जी सेल्यूलोज, ध्यान से सुनना, सेल्यूलोज क्या है, भूल मत जाना प्रभु, बिल्कुल मत भूल जाना। 10,000 ग्लूकोज जुड़ गई और एक श्रृंखला बन गई, सीधी 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 श्रृंखला। देखो सेल्यूलोज, ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, ऐसे लगभग 10,000 ग्लूकोज आपस में जुड़ गई, 10,000 ग्लूकोज आपस में जुड़ गई, और जुड़ने से जो एक श्रृंखला बन रही है, जो एक चेन बन रही है, इस श्रृंखला को, इस चेन को हम बोलते हैं क्या बेटा जी, सेल्यूलोज। बस अब ये मत कहना सर ग्लूकोज क्या है, C6H12O6। मुझे पता है एक एक बच्चे के बारे में पता है कहां पर अटकेगा, तो मुझे आइडिया है, जहां पर अटकेगा मैं आंसर बता देता हूं। ग्लूकोज C6H12O6, एक ग्लूकोज ऐसी 10,000 ग्लूकोज मिलकर बनाते हैं सेल्यूलोज। ये सेल्यूलोज का पाचन हमारे अंदर नहीं होता, जबकि किसमें हो रहा है, चरगाही जंतु में हो रहा है, रूमिनेंट्स में हो रहा है, जैसे गाय भैंस बकरी में हो रहा है। ठीक है सर, समझ में आ गया, अब आगे। ठीक है, समझ में आ गया, अब आगे। ठीक है साहब, अब ध्यान से सुनना, हम तो घास फूस नहीं खा रहे, नहीं खा रहे, गाय भैंस खा रही है, बिल्कुल खा रही है। चलो अब देखिए, मान लेते हैं मैं भैंस नहीं, गाय छोड़, मैं गाय हूं, मैं भैंस थोड़ा सा अलग सा होएगा ना, चलो मैं गाय हूं। ठीक है, मैं हूं गाय, मैंने खाई क्या, खाई बकरी, नहीं सॉरी, मैंने खाई बकरी कह रहा हूं, मैंने खाई घास फूस, चलो घास फूस चली गई, गई, अंदर हुआ पाचन किसका, सेल्यूलोज का। ये सारे सेल्यूलोज का पाचन होता है, नहीं 100% पाचन नहीं होता किसका, सेल्यूलोज का। ध्यान से सुनना, 100% पाचन नहीं होता किसका, सेल्यूलोज का। बोलेंगे हाँ सर ठीक है, मान लेते हैं, मान के लेते हैं, हाँ वास्तव में 100% नहीं होता है। तो आप बोलेंगे अगर 100% नहीं होता तो बाकी क्या होता है, तो बाकी जो है वो गोबर के साथ बाहर आ जाता है, मल के साथ बाहर आ जाता है। बाकी यानी जो जिसका पाचन नहीं हुआ, जो सेल्यूलोज जिसका अंदर, देखिए कहीं ना कहीं सेल्यूलोज अंदर गया, अब अंदर कौन मिल रहे हैं, पाचनीय एंजाइम, कुछ पाचनीय मतलब कुछ सेल्यूलोज ऐसा था जो जिनका पाचन नहीं हो पाया, कुल मिला। अब जिनका पाचन नहीं हो पाया सेल्यूलोज का, वो बाहर आ गया किसके रूप में, मल के रूप में। यानी जो गोबर किया इसने, उस चरगाही प्राणी ने, गाय ने भैंस ने जो मल किया है, पॉटी करी है, गोबर किया है, उस गोबर में, उस मल में क्या मिल रहा है सर, अपाचनीय सेल्यूलोज। क्या मिल रहा है, अपाचनीय सेल्यूलोज। मैं बोलूंगा हाँ जी बिल्कुल सही बात है। अब
अब क्या होगा? तो सर ये जो अपाचनीय सेल्यूलोज है, ये जो गोबर है, अब इसका क्या करेंगे? ध्यान से सुनो, इसका क्या करेंगे? अब आप मुझे बताएं, आप में से कई होंगे जो गांव से बिलोंग करते हैं, डेफिनेटली गांव से बिलोंग करते हैं, विलेजेस से बिलोंग करते हैं, है ना? शहर के भी बच्चे होते हैं, गांव के भी बच्चे होते हैं, आप में से कई होंगे जो गांव से संबंध रखते होंगे, बिल्कुल रखते हैं, मैं खुद रखता हूं मेरे भाई, है ना? देसी लड़का हूं भाई मैं। ठीक है, चलिए जी, अब आप मुझे बताएं, आपके गांव में क्या ऐसा कोई घर था, ऐसा कोई घर था, गोबर गैस घर था क्या? था, ऐसा कोई घर है आपके गांव में? देखा है, नाम सुना गोबर गैस प्लांट, जिसे हम बायोगैस घर भी बोलते हैं, जिसे हम बायोगैस घर भी बोलते हैं। देखा है? नहीं देखा? चलो मैं आपको बता देता हूं कैसा होता है। ठीक है, कुछ नहीं, जमीन के अंदर गड्ढा करते हैं, सिंपल तरीके से बता रहा हूं, ये बाद में भी आएगा, यस याद रखना, ये 12वीं कक्षा में भी है ये बायोगैस प्लांट, ठीक है? अभी के लिए सिर्फ सुनना मेरी बात को। तो एक्चुअली मैं मेरे खुद के गांव में था, मेरा जो ननिहाल जो था ना, वहां पर था ये, मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा मेरे भाई। क्या होता है, बहुत बड़ा था हमारे गांव में, तो बहुत बड़ा, हमारे घर में, मेरे ननिहाल में, मेरी नानी के घर में, नाना नानी के घर में बहुत बड़ा था। क्या क्या था इसमें, मतलब बहुत बड़ा अंडरग्राउंड था, मतलब जमीन में बहुत बड़ा गड्ढा कर रखा है, और गड्ढा करने के बाद ऊपर से गुंबद आकृति में उसको ढका हो सीमेंट से, और ऊपर ऊपर एक मतलब यूं समझिए, ये जैसे जमीन है, इसमें इतना बड़ा गड्ढा कर दिया, और ऊपर से इस तरीके से गुंबद आकृति में एक ढक्कन या सीमेंट से बना दिया, और यहाँ पर इस तरीके से ये नोजल है, मतलब ऊपर खोल देते हैं, इसको खोल देते हैं। अब बोले सर ये तो कुकर लग रहा है, कुकर नहीं है, समझाने के लिए, कुकर जैसा ही हो गया एक तरीके से, है ना? इसको हम यहाँ से खोल देते हैं ढक्कन को, और फिर गांव का, या तो पूरे गांव का मान लीजिए, या भैया अपने घर का ही कूड़ा कचरा, गोबर वोबर, है ना, और पेड़ों के पत्तियां जो गिर जाती हैं, झाड़ियां जो गिर जाती है, सब डाल दिया जाता है, सब कुछ यहाँ पर डाल दिया। अब जरा सोचिए, हमने वो आपका चरगाही जंतु जिसने मल निकाला था, गोबर में क्या मिला था, अपाचनीय सेल्यूलोज मिला था, हमने इस गोबर को लिया और डाल दिया। चलो सर बिल्कुल अच्छी बात है, डाल दिया। सर आप तो यहाँ पर पत्तियां भी डाल रहे हो, लकड़ियां भी डाल रहे हो, सब कुछ डाल रहे हो, जरा सोचिए, पत्तियों में, पत्तियां क्या है, पादप का भाग ही तो है, लकड़ी क्या पादप का भाग, उसमें सेल्यूलोज मिलेगा, उसमें भी मिलेगा। तो सर सोचिए सर, इन प्राणियों से जो गोबर निकला था वो यहाँ पर डाल दिया, उसमें भी था सेल्यूलोज जिसका पाचन नहीं हुआ, और जो पत्तियों में, झाड़ियों में जो सेल्यूलोज है वो भी यहाँ पर है। तब कुल मिलाकर क्या होगा, जब आप ढक्कन बंद कर देते हैं तो ये जो आधे बैक्टीरिया है, कौन, मिथेनोजन, ये आधे बैक्टीरिया अंदर ही अंदर इस सेल्यूलोज का, इसका सेल्यूलोज का और कार्बन डाइऑक्साइड का, ध्यान से सुनना, इसका सेल्यूलोज का और भी कई सारी चीजें, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब का अपघटन कर देते हैं, सबको तोड़ देते हैं। कौन, मिथेनोजन, ये मिथेनोजन, इन सबको तोड़ देंगे, और जब इनको तोड़ेंगे तो उत्पन्न होती है क्या, मीथेन गैस। क्या उत्पन्न होती है, CH4 यानी मीथेन गैस। अब आप जरा सोचिए, ये आधे बैक्टीरिया का नाम मिथेनोजन क्यों पड़ा? बहुत सिंपल सा प्रश्न, क्यों पड़ा इनका नाम मिथेनोजन? आप सीधा बोलेंगे सर ये वो आधे बैक्टीरिया हैं जो अवायवीय वातावरणीय परिस्थितियों में मिल रहे थे, और जो कहीं ना कहीं क्या उत्पन्न करेंगे मेरे भाई, ये मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं। इनका उपयोग लिया जाता है किसमें, इनका उपयोग लिया जाता है किसमें, गोबर गैस घर में, बायोगैस घर बनाने में, या मैं बोलूंगा इन घरों में, इन गोबर गैस घर में, इन बायोगैस घर में ये मिथेनोजन क्या उत्पन्न करते हैं, मीथेन गैस। अब आप बोलेंगे सर ठीक है, इन्होंने कर दिया, मीथेन गैस का क्या करोगे आप? सर इन्होंने यहाँ पर ये जो जीवाणु जो है, या ये जो आर्की बैक्टीरिया जो है, इन्होंने यहाँ पर मीथेन गैस उत्पन्न कर दी, सर अब आगे मीथेन गैस का क्या करोगे आप? तो बेटा जी यहाँ से मैं पाइप लगा करना सीधा अपनी रसोई में, हाँ ननिहाल में था ऐसा, यहाँ से सीधा पाइप आता है, और वो पाइप जो होता है वो सीधा रसोई घर में जाकर गैस या चूल्हे से जुड़ जाता है। चूल्हे से जोड़ रखी थी पाइप को, अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं, दिमाग लगाएं, यहाँ पर क्या निकली सर, गैस, कौन सी, मीथेन। ये मीथेन जो होती है, ये ध्यान से सुनना, ये मीथेन जो होती है, ये एक गैस होती है जिसका नाम होता है जैविक गैस, जिसको हम बायोगैस बोलते हैं, ठीक है? जैविक गैस या बायोगैस जो होती है, उस गैस का 70% भाग कौन बनाती है, मीथेन बनाती है। और भी होती है चीजें, और भी होती है, मैं और मना नहीं करूंगा, और भी होती है, लेकिन जरा सोचिए इस जैविक गैस का 70% भाग कौन बना रही है, मीथेन। प्रभु जरा सोचिए, यहाँ कौन बनी, मीथेन। अब ये मीथेन बहुत ही ज्यादा ज्वलनशील होती है, आग पकड़ लेती है भटाक से, बहुत सतर्कता के साथ बनाया जाता है, ऐसे नहीं है, ये बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है, हाँ याद रखना इस चीज को, बहुत तेजी से आग पकड़ती है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप में से कितने बच्चे ये जानते हैं, पेट्रोल पर गाड़ियां चलती, पेट्रोल डाला जाता है, डीजल डाला जाता है, कभी दिल्ली आए हो आपने सुना होगा CNG, CNG। जैविक गैस का एक और नाम है प्राकृतिक गैस भी बोला जाता है, याद रखना इसको, एक और नाम है, क्या बोलते हैं, प्राकृतिक गैस भी बोलते हैं, ठीक है? जैविक गैस बोल दीजिए, प्राकृतिक गैस बोल दीजिए, नेचुरल गैस बोलते हैं, जैविक गैस, बायोगैस। CNG नाम कितने बच्चों ने सुना है, कईयों ने सुना होगा, CNG पर गाड़ियां चलती हैं, सुना होगा। CNG की फुल फॉर्म जानते हो, कंप्रेस्ड यानी संकुचन करना, नेचुरल गैस। आप बोलेंगे क्या, आप में से कितने बच्चों ने सिलेंडर देखा है, गैस का, LPG का सिलेंडर देखा है? आप बोलेंगे हाँ सर देखा है। बाहर से कैसा होता है, ऑरेंज होता है, अंदर क्या होती है, गैस होती है, नहीं लिक्विड होता है, तरल होता है। आप में से कितने बच्चों ने डीओ लगाया होगा, वो एक बीच में एक डीओ आता था, मैं उसका नाम भूल गया हूँ, आजकल क्या चल रहा है, ऐसे कुछ एक ऐड भी आता था, आजकल क्या चल रहा है, मेरे को एक्जेक्टली उस डीओ की कंपनी का नाम याद नहीं आ रहा, आजकल क्या चल रहा है, फॉग, और शायद इन शॉर्ट नाम से कुछ डीओ आते, देखे थे आपने, उनकी बोतल देखी थी, उनमें क्या होता था, लिक्विड होता था ना, फ्लूइड लिक्विड होता था, तरल होता था ना, लेकिन जब आप स्प्रे करते थे गैस निकलती, तो आपने गैस को कंप्रेस करके एक तरल के रूप में बना दिया, तो ऐसी गैस क्या कहलाएगी, कंप्रेस्ड गैस कहलाएगी। आपने गैसियस अवस्था को तरल अवस्था में बदला, कैसे, कंप्रेस कर। बस उसी तरीके से ये जो गैस जो थी, प्राकृतिक गैस जो थी, जैविक गैस जो थी, बायोगैस जो थी, जिसका 70% भाग कौन बनाती है, मीथेन बनाती है, अगर इस गैस को मैं कंप्रेस्ड कर दूं तो ऐसी गैस को मैं क्या बोलूंगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस, यानी आपने नेचुरल गैस, बायोगैस, जैविक गैस, जिसका 70% भाग कौन बना दिया, मीथेन बना दिया, इसको आपने कंप्रेस्ड कर दिया और लिक्विड फॉर्म में बदल दिया, वो क्या कहलाती है, CNG, जिससे गाड़ियां चलती हैं। तो मेरे भाई
कहने वाली बात जो है, समझने वाली बात जो है, क्या ये हमारे लिए फायदेमंद है? यस, हमारे लिए फायदेमंद है। कौन? मिथेनोजन। हमें बायोगैस मिल रही है इनकी सहायता से। अब आप बोलेंगे सर ये क्यों बताई इतनी सारी चीजें? बेटा हम पढ़ रहे थे आर्की बैक्टीरिया, और आर्की बैक्टीरिया में सबसे पहला प्रकार है मिथेनोजन। मुझे बस इतनी सी बात बता दीजिए, क्या ये मिथेनोजन का पहला बिंदु समझ में आया? कौन से वातावरण मिल रहा है? भाई अब जरा सोचिए, ये प्रतिकूल परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति? हमारे हिसाब से चरम प्रतिकूल परिस्थिति भैया, हम नहीं मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये था बेटा पहला प्रकार किसका मेरे भाई? आपका इस चीज का, आर्की बैक्टीरिया। आइए दूसरा प्रकार। अब बाकी जो दो हैं बहुत सिंपल है। दूसरा जो है उसका नाम है हेलोफिल। इसको हेलोफिल्स भी बोल देते हैं या हेलोफाइल्स भी बोल देते हैं, हेलोफिल। ठीक है, ठीक है। अब साहब ये हेलोफिल क्या होते हैं? बहुत सिंपल, बिंदु के रूप में सिंपल सा बोल रहा हूं, ये लवणीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। क्या बोला हमने? ये लवणीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कौन बेटा जी? आपके हेलोफिल। अब आप मुझे बताएं, सोच समझ कर एक सिंपल सा प्रश्न मैं पूछता हूं, आपके घर में अगर नमक ही नमक बिखेर दे, क्या आप रह पाओगे ऐसी जगह जहां पर सिर्फ नमक ही नमक? रह पाओगे? अरे नहीं रह पाओगे मेरे भाई। क्यों? क्योंकि नमक जो होता है ना, वो पानी खींचता है, पानी निकाल लेता है। याद रखना, नमक जो है वो पानी खींचता है, पानी निकालता है, पानी को अवशोषित करता है, जल को अवशोषित करता है, क्योंकि एक विलय है। अब जरा सोचिए, आप पूरे दिन नमक वाली जगह पर रह रहे हैं, आपकी त्वचा किसके संपर्क में आ रही है? नमक के। नमक क्या करेगा? आपके शरीर से जो भी लिक्विड होगा उसको खींच लेगा, आपके शरीर से बहुत सारा पसीना निकलेगा, आप डिहाइड्रेशन हो जाएगा। अब डिहाइड्रेशन को ध्यान से सुनना, डिहाइड्रेशन। आप बोलेंगे सर डिहाइड्रेशन ये क्या होता है? सर हिंदी में बताओ। निर्जलीकरण। अब आप बोलेंगे हाँ सर याद आ रहा है, पढ़ा है सर, निर्जलीकरण। शरीर में अगर पानी की कमी हो जाए, जल की कमी हो जाए, इसकी कमी हो जाए जल की, इस परिस्थिति को हम क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन। अब आप मुझे बताएं निर्जलीकरण हो जाएगा नहीं हो जाएगा? क्यों? क्योंकि आपके चारों तरफ क्या है? नमक है जो पानी को खींच लेगा। अब आप मुझे बताएं ये कैसी परिस्थिति है साहब आपके लिए? डिहाइड्रेशन अच्छी स्थिति है क्या? नहीं। कैसी है? प्रतिकूल है। लेकिन इनके लिए अनुकूल है, ये मिल रहे हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं है, मौज हो रही है इनकी, मौज हो रही है बेटा इनकी। तो किसकी? हेलोफिल्स की। क्यों? क्योंकि ये मिल ही कहां पर रहे हैं? लवणीय क्षेत्रों में मिल रहे हैं। ये सिंपल सी बात आपने याद रखनी है प्रभु। इसी के साथ साथ मुझे एक और चीज याद आई, ध्यान से सुनना। एक होता है निर्जमीकरण। निर्जमीकरण, निर्जमीकरण, मैं नहीं बोल रहा हूं, निर्जमीकरण। ठीक है, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है स्टरलाइजेशन। अब साहब ये निर्जमीकरण क्या होता है? स्टरलाइजेशन क्या होता है? तो सिंपल तरीके से ध्यान से सुनना। अगर आजकल तो वैसे ही बहुत आप अल्कोहल का स्प्रे करते हो, सैनिटाइज करते हैं, सैनिटाइज होता होगा, स्प्रे करते होंगे आजकल तो बीच में तो बहुत ही, जहां पर जा रहे थे सैनिटाइज, जहां जा रहे हो सैनिटाइज, जहां जा रहे हो सैनिटाइज, अभी भी है। लेकिन कहने वाली बात है उसमें क्या है? सर अल्कोहल है उसमें, वो जो आप कर रहे हो, स्प्रे कर रहे हो, उसमें क्या है? सर अल्कोहल है। तो वेल डन। तो अल्कोहल क्या कर रही है? आपके हाथ में जो भी जीवाणु है, जो भी विषाणु है, सबको मार रही है। कौन? अल्कोहल, है ना? अब आप खुद सोचिए, अल्कोहल मार रही है, वो जो आप स्प्रे कर रहे हो, सैनिटाइज कर रहे हो, वो क्या कर रहा है? वो मार रहा है। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा, अगर वो मार रहा है तो सूक्ष्म जीवों को मारने की प्रक्रिया क्या कहला रही है? निर्जमीकरण। याद रखना, सूक्ष्म जीवों को मारने की प्रक्रिया याद रखना क्या कहलाती है बेटा जी? निर्जमीकरण कहलाती है। भूल मत जाइएगा ये दो शब्द, क्योंकि कई बार कंफ्यूज कर देते हैं। आई होप दोनों समझ में आ गए होंगे। चलिए जी, हेलोफिल क्या था बेटा जी? जो लवणीय क्षेत्रों में मिलेंगे, याद रखना, भूल मत जाना। अब देखिए इसी से मिलता जुलता एक और शब्द हेलोफिल समझ में आ गया। प्रतिकूल परिस्थितियों में मिल रहे हैं, हमारे लिए प्रतिकूल, इनमें ये मिल रहे हैं, इनके लिए कोई दुख, इनके लिए मतलब ऐसी कुछ खास दुखदाई नहीं है, इनको फायदा हो रहा है ऐसी परिस्थितियों में मिलने में। ठीक है, हाँ जी। अब इसी से मिलता जुलता एक और शब्द जो कई बच्चों को परेशान कर देता है, वो होता है हेलो होल कर दिया मैंने, हेलो हेलोफाइट। देखिए बेटा, यहां पर आ रहा है हेलोफिल, यहां पर आ रहा है हेलोफाइट, यानी हेलो तो दोनों में है, हेलो दोनों में है ना सर। यहां पर भी हेलो है सर, यहां पर भी हेलो है, लेकिन यहां पर फिल है और यहां पर फाइट है। अब आप बोलेंगे सर हेलो करके फाइट करना, मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है। तो हेलो करके फिल कर देना, नहीं ऐसा भी नहीं था। हेलो फिल्स का मतलब क्या था? ये थे आपके आर्की बैक्टीरिया जो लवणीय क्षेत्रों में मिल रहे थे। कौन थे ये कौन थे? हेलोफिल कौन थे ये बेटा? आर्की बैक्टीरिया, जो कहां पर मिल रहे थे? लवणीय क्षेत्रों में मिल रहे। ठीक है, अब हेलोफाइट। अब ये क्या होता है? आप में से कितने बच्चों ने देखा है दलदल? देखा है दलदल? दलदल क्या है? एक ऐसा क्षेत्र जहां पर भर भर के क्या भरा पड़ा है? खनिज भरा पड़ा है, लवण भरे पड़े हैं, सॉल्ट्स भरे पड़े हैं। ठीक है, और उसमें पानी भी है। समझ में आया? तो ऐसा क्षेत्र क्या कहलाता है? दलदल। अंग्रेजी में बोलते हैं मार्शी एरिया, मार्शी स्वाम्प, हिंदी में बोलते हैं सिंपल दलदल। अब आप मुझे बताएं ऐसे क्षेत्र में क्या मिल रहा था? क्या मिल रहा था? बहुत ही ज्यादा लवण मिल रहे हैं। दलदलीय क्षेत्रों में बहुत ज्यादा मात्रा में क्या मिलते हैं? लवण मिलते हैं। प्रभु जरा सोचिए, ऐसे ऐसे क्षेत्र में अगर कोई पादप उगेगा, ऐसे क्षेत्र में अगर कोई प्लांट उगेगा, तो ऐसे प्लांट को, ऐसे पादप को क्या कहा जाता है? याद रखना, वो पादप, वो प्लांट्स जो लवणीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हेलोफाइट। तो यहां पर फाइट वर्ड किस चीज को बता रहा है? पादप को, और फिल शब्द जो है वो किस चीज को बता रहा है बेटा जी? आर्की बैक्टीरिया को। और हेलो कहीं पर भी मिल जाए, लवणीयता। बताएं, ए टू जेड कंसेप्ट क्लियर है? एक एक चीज मैं नहीं चाहता हूं एक भी मार्क्स कट जाए हमारा नीट पेपर में। ए टू जेड चीज हमारी क्लियर होनी चाहिए। बताएं, यहां तक की बात समझ में आ गई है? कंफ्यूजन तो नहीं है? चलें आगे। आइए, ये दूसरा प्रकार था। आइए तीसरा जो प्रकार है बेटा, जिसका नाम है थर्मो एसिडोफिल्स या थर्मो एसिडोफिल। थर्मो एसिडोफिल। अब देखिए, मैंने यहां पर फिल आपको बताया, फिल किस चीज को बता रहा था? बैक्टीरिया। कौन से? आर्की बैक्टीरिया। सर यहां पर भी फिल आ रहा है, लो जी वापस से फिल आ गया। लो जी सर, ये तो आर्की बैक्टीरिया को बताएगा। फिर इसके आगे शब्द आ रहे हैं, एक आ रहा है थर्मो और एक आ रहा है एसिडो। थर्मो और सर एसिडो। सर थर्मो का मतलब तो समझ में आता है, ये तो हम जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, बचपन से जानते हैं, तापमान।
तापमान के लिए हम अंग्रेजी में शब्द यूज में लेते हैं थर्मो, और सर अम्ल के लिए हम शब्द यूज में लेते हैं एसिड। वेल डन। अब देखो नाम से पता लग रहा है एक ऐसे आर्की बैक्टीरिया जो उच्च तापमान और अम्लीय वातावरण में मिलेंगे, ठीक है। उन्हें हम क्या बोलेंगे बेटा जी? उन्हें हम बोलेंगे थर्मो एसिडोफिल्स। उन्हें हम क्या बोलते हैं? थर्मो यानी उच्च तापमान में मिलेंगे, एसिडो यानी अम्ल में मिलेंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे? थर्मो एसिडोफिल्स। अब आप मुझे बताएं, गर्म पानी के झरने होते हैं? क्या होते हैं? गर्म पानी के झरने होते हैं। तो आप जरा सोचिए, गर्म पानी के झरने यानी 80-80, 90-90 डिग्री तापमान होता है। ज्वालामुखी आपने नाम सुना होगा, ज्वालामुखी जब फटता है तो लावा निकलता है, लाल रंग का, अम्लीय वातावरण होता है, वहां पर सल्फर बहुत सारा होता है, अम्लीय वातावरण होता है। जरा सोचिए, जहां ज्वालामुखी फट रहा है वहां पर मिल रहे हैं, गर्म पानी के झरनों में मिल रहे हैं। अरे भैया, आपको डाला जाए, आप तो यहां पर क्या हो जाओगे? जल जाओगे, यहां उबल जाओगे, तल जाओगे जी, जल जाओगे, उबल जाओगे, तल जाओगे। अगर ऐसी परिस्थिति में हम चले गए तो जरा सोचिए, ऐसी परिस्थितियों को झेल पा रहे हैं, अरे बाबा, ऐसी परिस्थितियों को झेल पा रहे हैं प्रभु कौन? आपके थर्मो एसिडोफिल्स, ठीक है। मतलब बोला था ना, चरम सीमा पर जो पहुंच गई है प्रतिकूल परिस्थितियां, उन पर मिल रहे हैं कौन? आपके आर्की बैक्टीरिया। अब आप बोलेंगे सर ऐसी परिस्थितियों में ये जल नहीं रहे, ये उबल नहीं रहे। नहीं, ये झेल पा रहे हैं उन प्रतिकूल परिस्थितियों को जो हमारे लिए प्रतिकूल है, लेकिन उनमें ये मिल रहे हैं, ये झेल रहे हैं, उनको इनको फायदा हो रहा है वहां पर, इसलिए मिल रहे हैं। तो ये था बेटा जी आपका, इतना सही था आर्की बैक्टीरिया। ए टू जेड पॉइंट यहां पर क्लियर किया गया है, ए टू जेड चीजें आपकी समझाई गई हैं। अब इसके बाद स्टार्ट होता है क्या मेरे भाई? आपका यू बैक्टीरिया यानी सुजीवाणु। इसकी बात करते हैं, यू बैक्टीरिया यानी सुजीवाणु की बात करेंगे, लेकिन ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। देखिए, इस यू बैक्टीरिया या सुजीवाणु जो है, इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, ध्यान से। देखिए, इसके अंतर्गत, यू बैक्टीरिया के अंतर्गत जो आपके सामान्य बैक्टीरिया है, सामान्य जो बैक्टीरिया हैं, जिनको हम सिंपल बैक्टीरिया बोलते हैं, वो आते हैं। आपके साइनो बैक्टीरिया आते हैं, और आपकी माइकोप्लाज्मा आती है। क्या आती है? माइकोप्लाज्मा। तो ये तीन चीजें यू बैक्टीरिया या सुजीवाणु के अंतर्गत आती है, और इन तीनों को हमें पढ़ना है, क्योंकि हम आधे बैक्टीरिया तो पढ़ चुके हैं मोनिरा जगत का। अब हमें पढ़ना है बस ये, जिसमें से ये तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, इसके तो मैं धड़ाई धड़ फटाई फट इसके मैं आपको वो बताता जाऊंगा। एक काम करिएगा, बस एक काम करिएगा, कोशिका वाला चैप्टर अगर आपको याद है, कोशिका वाला चैप्टर जब पढ़ाया था, प्रोकैरियोटिक कोशिका पढ़ाई थी ना, बस एक बार उसको पढ़कर आ जाना, बस एक बार प्रोकैरियोटिक कोशिका को बस एक बार पढ़कर आ जाइएगा, प्रोकैरियोटिक। फिर उसके बाद ये जो सामान्य बैक्टीरिया है, इसके मैं आपको लक्षण बताऊंगा। इसमें बाहर क्या थी? ग्लाइकोकैलिक्स, फिर क्या थी? कोशिका भित्ति, फिर क्या थी? कोशिका झिल्ली, अंदर क्या? कोशिका द्रव्य, जिसमें राइबोसोम कौन से? 70S, जिसमें प्लाज्मिड, जिसमें केंद्रकाभ, जिसमें आपका इंक्लूजन बॉडी जिसको हम अंतःविष्ट पिंड बोलते थे, मीजोसोम, ये सारी चीजें जो सब पढ़ा हुआ है, फटाफट इसको रिवाइज फटाफट करेंगे, ठीक है? ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि फिर ये देखिए ऑलरेडी पढ़ा रखा है, फिर उसको वापस से पढ़ाऊंगा, फिर और टाइम ले लूंगा, तो फिर फायदा नहीं है ना, क्योंकि ऑलरेडी अच्छे से पढ़ा रखा है। बस रिवाइज करना है, इसको सामान्य बैक्टीरिया, हाँ जो चीज पढ़ने की वो है, एक तो साइनो बैक्टीरिया और एक माइको, ये दो चीजें बतानी है। यानी 2 लेक्चर में हमारा ये मोनिरा जगत खत्म, लास्ट 2 लेक्चर और लगेंगे, जिसमें एक लेक्चर में ये और दूसरे लेक्चर में ये दोनों, और खत्म, लास्ट ऑन चैप्टर नहीं, मोनिरा जगत। उसके अलावा 2 जगत और भी, प्रोटिस्टा और कवा, ठीक है? तो इतना ही था बेटा जी आज के लेक्चर में, जो चीजें बताई हैं। आई होप आपको पूरा आधे बैक्टीरिया, मेथेनोजेंस, हैलोफिल्स और थर्मोएसिडोफिल्स, ये सारे समझ में आ गए होंगे। याद रखने हैं क्या अंतर होता है आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में, सब कुछ एक टू जेड चीज याद रखनी है, ठीक है? तो बेटा जी अभी समय हुआ है आपके क्विज का। बालक, पहला प्रश्न सामने आता हुआ, जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है, जीवाणु की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? कार्बोहाइड्रेट से, लिपिड से, प्रोटीन से, इन सभी से। कोशिका भित्ति पूछा है, किससे बनी? कोशिका भित्ति, जल्दी से सोच समझ कर आंसर करिएगा। चलिए जी, दूसरा प्रश्न, जीवाणुओं को पूर्णतः समाप्त करने की क्रिया क्या कहलाती है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जीवाणुओं को या सूक्ष्म जीवों को समाप्त करने की क्रिया क्या कहलाती है? निर्जलीकरण, हिमीकरण, पाश्चुरीकरण या निर्जमीकरण? सोचिए, बताया अभी थोड़ी देर पहले, और आई होप अब तक तो आपने आंसर लगा भी लिया होगा। लगा लिया? चलें आगे, चलिए टाइम हुआ समाप्त, आइए डिस्कस करते हैं। बेटा पहला प्रश्न था, जीवाणु की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? मैंने आपको बताया था, लिपोपॉलीसेकेराइड और पेप्टिडोग्लाइकेन, ये दोनों चीजें मिलती हैं कोशिका भित्ति में जीवाणुओं की, है ना, मिलती है ना। और बेटा इनमें क्या था? इनका कार्बोहाइड्रेट भी था, लिपिड भी था, प्रोटीन भी था, यानी सब कुछ मिलता है इसमें कोशिका भित्ति में जीवाणुओं की, याद रखना, भूल मत जाना। दूसरा, जीवाणु को पूर्णतः समाप्त करने की विधि याद करिए, डिहाइड्रेशन बताया था। क्या था डिहाइड्रेशन? जीवाणु को समाप्त करने की विधि नहीं रे, जल की कमी। जीवाणु को समाप्त करने की विधि क्या कहलाती थी? स्टरलाइजेशन यानी निर्जमीकरण। तो करेक्ट आंसर है मेरे प्रभु आपका फोर्थ। तो इस तरीके से ये सिंपल से आज आपके प्रश्न थे, सिंपल सा टॉपिक है, और कुछ है नहीं इसमें, ऐसा कुछ टफ तो नहीं है। हाँ जो चीज इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता जाऊंगा, जहां से प्रश्न उठेंगे वो मैं आपको बता, ठीक है? तो आई होप आपके प्रश्नों के दोनों के आंसर सही रहे होंगे बेटा जी। अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं यही जगत मोनिरा, बस 2 लेक्चर और जगत मोनिरा, ठीक है? मिलेंगे बेटा जी नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।